नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, मंगलवार आधी रात को तुर्कमान गेट के पास जिस तरह से पुलिस को टारगेट किया गया, आधी रात को पथराव किया गया पुलिस कर्मियों पर, एमसीडी की टीम पर जो अतिक्रमण हटाने के लिए वहां गए हुए थे, किस तरह से उस पूरे मामले को देखा जाए, क्या ये माना जाए कि 2020 में जिस तरह से दिल्ली को दंगों में जलाया गया था, बिल्कुल वैसा ही ट्रेलर यहां पर दिखाने की कोशिश की गई? देखिए, जिस तरीके से मस्जिद और आसपास के क्षेत्र से पथराव हुआ, जो कि बताया जा रहा है कि काफी भारी पथराव था। तुर्कमान गेट वैसे भी बहुत ही एक कंजेस्टेड इलाका है, रामलीला मैदान से सटा हुआ है। रामलीला मैदान में जो रैलियां होती हैं उनमें देश के तमाम बड़े बड़े नेता जाते हैं, भाषण देते हैं। और वो अतिक्रमण स्पष्ट वो देख सकते हैं कि एक मस्जिद है जो थोड़ी पुरानी सी है, उसके आसपास कैसे धीरे 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 नया निर्माण होता गया। पहले एक अस्पताल बन जाता है, फिर उसके बाद एक कोई कब्रिस्तान बन गई, और अभी बारात घर बन गई जिसमें शादियां भी होती थी। मतलब उसका एक पूरा कमर्शियल, एक पूरा एक उसका आर्थिक मॉडल था। और ये पुरानी दिल्ली के उस क्षेत्र में जिसको तुर्कमान गेट कहते हैं, उस तरफ के क्षेत्र को, तो वहां पर ये घटना हुई। लेकिन जिस तरीके से पथराव हुआ वो बता रहा है कि ये जो आप कह रही हैं कि एक षड्यंत्र, क्योंकि आदेश पहले से आ चुका था, तैयारी पहले से थी, पता था, नोटिस हो चुका था कि रात को 8 बजे के बाद एमसीडी जो है वो अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेके आएगी। और उसके साथ ही ये संभवतः 1-2 दिन पहले, या वैसे तो हर दिन ही तैयारी रहती है, ऐसा कोई कहना कि नहीं उससे पहले ही किया उन्होंने, ये भी थोड़ा वो होगा क्योंकि हर जगह तैयारियां रहती हैं। तो लेकिन ठीक है, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी भी घायल, मतलब पुलिस वाले घायल भी हुए हैं, 5-6 बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये वही बात है कि ये तैयारी उनकी वही थी। लेकिन चूंकि ये हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट का के आदेश के अमल में एमसीडी और दिल्ली पुलिस गई थी। और बाकी उन्होंने जो सुबह जिन लोगों ने भी टीवी खोला, जिन लोगों ने भी सोशल मीडिया देखा, वो पहली खबर उन्होंने क्या फैलाई थी कि मस्जिद तोड़ने गई है, ताकि एक इमोटिव इशू बनाकर एक तुरंत दंगा भड़काए जा सके। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियो तैर रहे हैं, एक वीडियो की तो चर्चा मीडिया में भी है, इसके अलावा भी व्हाट्सएप से बहुत सारे संदेश फैलाए गए हैं कि पुलिस मस्जिद तोड़ने आ गई है, फैज इलाही मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। इस तरीके से एक अफवाह उड़ाना पैटर्न सब कुछ वही है जो 5 साल पहले ये दिल्ली देख चुकी है। सर, इस तरह के वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना कि रात काली करो, घर में मत बैठे रहो, 20-20 बुलडोजर पहुंच गए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए, जबकि मस्जिद का तो कहते हैं खरोच भी मस्जिद पर नहीं आई है। सर, सारी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। तो जानबूझकर मस्जिद के नाम पर इन्होंने अफवाह फैलाई ताकि लोग सड़कों पर उतरे और हालात बेकाबू हो जाए। वो तो पुलिस ने बहुत ज्यादा संयम से काम लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। देखिए, इसका जो कोर्ट केस चल रहा था, जो ये मुकदमा चल रहा था, जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ एनजीओ जो इन्होंने इस अतिक्रमण को देखा। पहली बात तो एमसीडी जो है, इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। और इसी दौरान ये पूरा निर्माण हुआ है, धीरे धीरे फैलता गया है, धीरे धीरे फलता फूलता गया है, और किसी ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। एमसीडी के पास हिम्मत नहीं थी। एमसीडी ने पुलिस होते हुए भी, दिल्ली पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। और एमसीडी तो खैर क्या ही करेगी, एमसीडी केवल छोटे मोटे लोगों के घर पे जाकर तोड़ देना, या फिर ऐसे तक ही उसका पूरा एक्शन रहता है। तो इसमें आंख मूंद रखा था प्रशासन ने। लेकिन जब पिछले कुछ दिनों में दबाव पड़ा समाज की तरफ से, एक स्थानीय लोगों ने जब एक दबाव बनाना शुरू हुआ, तो ये कार्रवाई हुई। ये करीब करीब 38,000 स्क्वायर फीट का एरिया था, जो कि कोर्ट केस में सामने आया कि जिसका डॉक्यूमेंट ये नहीं दे पाए थे, इनके पास उसका कोई सबूत नहीं था। और ये सिद्ध हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में कि ये एक अवैध कब्जा है। करीब करीब 8,000 फीट, जो जिसको ये पुरानी मस्जिद और सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद कह रहे हैं, वो भी 1958 का डॉक्यूमेंट है, जिसमें वो 8,000 स्क्वायर फीट की एक मस्जिद है जो कि वहां पर है, जिसका नाम ये बता रहे हैं कि, तो वो भी, हाँ, तो वो 8,000 भी, इसका भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हो सकता है कि ये उसी समय अवैध निर्माण हुआ हो, क्योंकि जो देश में डॉक्यूमेंटेशन की हालत थी और जो कब्जे हुए हैं उनका भी कोई हिसाब नहीं है। तो उससे पहले वो थी या नहीं है, ये इसका भी कोई स्टैब्लिश नहीं हुआ। लेकिन हाँ, तत्कालीन निर्माण वो नहीं है, मतलब तुरंत का निर्माण वो नहीं है, वो थोड़ा पुराना निर्माण है। तो उसको निश्चित रूप से छोड़ा गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
लेकिन इस पूरे पैटर्न को, ये जिस तरीके से इसका पूरा माहौल बनाया गया पूरे देश में, जो अब इसके आधार पर ये तमाशा क्रिएट किया गया, ये अगर वही बात आ रही है कि ये दिल्ली पुलिस जो है और दिल्ली का जो पूरा तंत्र है, अगर इन चीजों को लेकर उसी तरीके से सतर्क रहता, जिस तरीके की सतर्कता पिछले 10 वर्ष से उत्तर प्रदेश में, आपके पड़ोस के उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की बरती जा रही है, जिस तरीके से अफवाही तत्वों को काबू किया जाता रहा है, जिस तरीके से अवैध निर्माणों के प्रति कड़ाई बरती जा रही है, जिन लोगों ने अब ये पथराव किया है उनको पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया है, दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन क्या इसकी कोई आश्वासन दिल्ली के लोगों को मिलेगा कि इन 10 के 10 क्या, जिन लोगों ने उनको भड़काया है, जिन लोगों पे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भीड़ केवल अकेले से चली आई, निश्चित रूप से उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड भी होगा, तो उन मास्टरमाइंड के भी घर क्या तोड़े जाएंगे? अगर अगर उन पर भी कोई बुलडोजर कार्रवाई होगी तो आगे के लिए दिल्ली में एक नजीर बनेगी, वरना ये 5 साल पे ये रीरन होता रहेगा, दिल्ली में तमाशा चलता रहेगा। जहांगीरपुरी तो हमने अभी 2-3 साल पहले ही देखा कि जहांगीरपुरी में किस तरीके से हिंसा हुई थी और किस तरीके से पथराव हुआ था हनुमान जयंती के जुलूस पे। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, यहाँ पर तो एक और पॉलिटिकल एंगल भी है। आधी रात को समाजवादी पार्टी के सांसद है रामपुर से मोहिबुल्ला नदवी, वो भी पहुंचे हुए थे, उनका भी एक भड़काऊ भाषण, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो वहां पर क्या कर रहे थे, उनकी क्या जरूरत थी? देखिए सर, जरूरत तो सबकी थी, सबको जब उमर खालिद के लिए जोहरान ममदानी के पेट में दर्द हो सकता है, तो फिर तो ये तो अड़ोस पड़ोस का मामला है। लेकिन अंततः जो है वो ये वही बात है कि अगर अब सारा प्रश्न इस बात पे है कि ठीक है, दिल्ली पुलिस ने अपना काम अच्छे से किया, एमसीडी ने अपना काम अच्छे से किया, उन्होंने कोर्ट की आदेश की कार्रवाई, और समाज ने अपना काम अच्छे से किया। दिल्ली पुलिस और एमसीडी की तो नींद 2 महीने से टूटी है, वरना इससे पहले तो ये अवैध निर्माण चल रहा था और समाज, सबने आंख मूंद रखी थी। जब हिंदू समाज जागा और लोगों ने देखा और उसके के खिलाफ कानून, कोर्ट की कार्रवाई में जाना पड़ा, उनको लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर ये हुआ है। तो जब ये सब हुआ तो ये हुआ, तो उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन अब आगे जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये क्या नाम है मौलवी का, जो मोदिबिल्ला नदवी का, कि अब ये जो सज्जन है ये तो सांसद बन के बैठे हुए हैं। एक सांसद जो है वहां पे क्या कर रहा था रात में, इस जब 5 डिग्री तापमान में, सर्दी में जब लोग घर के अंदर रहते हैं, तो वो निश्चित रूप से वो समाजवादी पार्टी का भी ये एक एंगल हो सकता है। अब ये जांच की बात है, और अगर जांच में ये निकलता है तो क्या इसके खिलाफ क्या दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? अभी तक तो मतलब बड़ी मछलियों को लेकर क्या कार्रवाई हुई है? दो जिनको पकड़ा हुआ है उन्हीं को पकड़ना दिल्ली पुलिस के लिए कठिन हो रहा है, जिन्होंने दिल्ली दंगों में खिलाफत का वो कॉल दिया था। तो उसमें भी तो भाई सारी मीटिंग्स जो होती थी वो यही प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के घरों पे हुआ करती थी, उनके खिलाफ तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? हो सकता है ये सांसद है छूट जाए। आशा है कि धीरे धीरे समय बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, क्योंकि अब दबाव जो है नीचे से जनता की तरफ से जा रहा है, और जब जनता की तरफ से दबाव जाता है तो सरकारें, प्रशासन, कोर्ट, सबको काम करना पड़ता है, वरना तो जैसे चल रहा था देश चल ही रहा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2020 के दिल्ली दंगों से पहले योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के बताया जाता है कि घर की बेसमेंट में एक दफ्तर है, वहां पर ये बैठकें हुई थी, उसमें उमर खालिद भी था, शर्जिल इमाम भी था। तो इस तरह की बैठक हो सकता है इस मामले को लेकर भी हो, क्योंकि बहुत दिन से तो हो हल्ला मचा ही हुआ था, कभी भी आ सकता है दस्ता गिराने के लिए इस पूरे अवैध निर्माण को। और फिर अगर वहां पर समाजवादी पार्टी का सांसद जाता है और फिर बीच में गायब हो जाता है, तो मास्टरमाइंड तो कोई और होगा। ये 10 लोग जो पकड़े गए चंद्र प्रकाश जी, जिन्होंने वीडियो वायरल की, ये तो छोटे छोटे मोहरे हैं। जो मास्टरमाइंड है वो तो घर में बैठकर उनको गाइड कर रहा होगा ना। देखिए, मास्टरमाइंड कौन है वो तो नाम आने पे पता चलेगा, लेकिन अब कितनी महत्वपूर्ण थी ये जगह, ये जो अवैध ढांचा था जिसको हम कह रहे हैं कि वो बारात घर बन गया था, और वहां पे वेटिंग एक लाउंज था, और साथ में एक मेडिकल हॉल, मतलब हॉस्पिटल की तरह चल रहा था, और भी कई सारी चीजें वहां पे कमर्शियल यूज हो रही थी। अब ये देखिए कि जो दिल्ली, जो लाल किला ब्लास्ट का जो उमर नबी था, डॉक्टर उमर नबी, तो वो भी तो ब्लास्ट से पहले यहाँ गया था। आप हाँ, उसकी भी इसी तो, उसका भी रोल देखिए, वो भी उसने गाड़ी वहां पार्क की थी और वहां भी गया था। तो ये तो एक तरह से आतंकवादियों का, मतलब उसने, आतंकवादी ने, एक सुसाइड बॉम्बर जो बन के गया हुआ है, जो ब्लास्ट होने वाला है 10 मिनट बाद, उसने अपने सबसे सेफेस्ट जो हाइड आउट्स हैं वहां रुका होगा, जहां पे उसका कोई जानने वाला रहा होगा, जहां पर उसको पूर्ण आश्वासन रहा होगा कि वहां पर जब वो जाएगा तो सुरक्षित रहेगा। तो ये स्थान भी तो उसके मैप में ये जगह भी आती है, यहाँ पर भी वो रुका रहा था। तो ये वही बात है कि ये सारे हाइड आउट्स बने हुए हैं। ये कोई इनके पीछे जो लोग हैं वो कोई सामान्य कब्जा करने वाले, जो कहीं कोई सड़क पे 2-4 फीट कब्जा कर लिया, वो उस तरीके के लोग नहीं है। वो 2-4 फीट वालों पर तो प्रशासन आता है, 2 मिनट में उनको तोड़ ताड़ के आगे निकल जाता है। गरीब आदमी का ठेला उखाड़ते एमसीडी को कितना हम देखते हैं कि कितनी निर्दयता से
दिल्ली में गरीबों का ठेला, रिक्शा, ऑटो, ये सब चीजें यही एमसीडी कार्रवाई करती है, और पूरी निर्दयता से उनके लिए कोई वकील नहीं खड़ा होता, उनके लिए कोई एनजीओ नहीं खड़ा होता। लेकिन ये जो बड़े हैं, इनके लिए दुनिया भर में नैरेटिव भी बन रहा है, आज हम लोग बात भी कर रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। वरना देखा जाए तो ये अपराधी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 16 जो बुलडोजर आए हैं, 17 बुलडोजर आए हैं, इनका तेल भी तो हमारे ही टैक्स के पैसे से सरकार ने दिया है ना, तो वो खर्चा भी इनसे भी वसूला जाना चाहिए। अभी इनके जो पथराव करने वाले हैं उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे प्रश्न भी बाकी हैं। अब केवल ठीक है, आपने कोर्ट के आदेश का अमल करा दिया, लेकिन उस अमल के अलावा भी बहुत सारी चीजें भी बाकी हैं। और दिल्ली में ऐसे अवैध निर्माण भरे पड़े हैं, ये एकमात्र अवैध निर्माण नहीं है, जगह जगह ये रातों रात खड़े हो जाते हैं, दरगाह बनी हुई हैं, और कितनी जगहों पर सड़कों पे आप देखते हैं चलते हुए कि कहीं कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, कहीं कोई कुछ बन रहा है। तो ये दिल्ली में एक देश की राजधानी को आप बिल्कुल तमाशा ना बना दें। ये दिल्ली की एजेंसियां जो है, वो चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, एमसीडी हो, डीडीए हो, और जो एनडीएमसी एरिया में आप देखिए कितने सारे, मतलब एनडीएमसी तो जो एक वो सेंट्रल विस्टा बनना शुरू हुआ तो तमाशा एक झूठ फैला गया कि भाई बहुत सारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। ये सारी मस्जिदें जो है वो अधिकांश, सारी तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अधिकांश जो है वो है जो अवैध रूप से बनाई गई हैं, जो कहीं ना कहीं मतलब जमीन हड़प कर या कहीं रोड के किनारे एक कोना पकड़ कर बनाया गया और धीरे धीरे वो ऐतिहासिक मस्जिद हो गई। अब वो ऐतिहासिक मस्जिद जो है वो दिल्ली के उस जोन में जहां पर आप एक छोटा सा एक स्कूटर भी 10 मिनट के लिए अगर खड़ा कर दें तो पुलिस का चालान आपके घर आ जाता है। वहां पर ये मस्जिदें जो है वो दशकों से बनी हुई हैं, और उन मस्जिदों में मौलवी बैठे हुए हैं, उनमें लाउड स्पीकर लगा हुआ है, उनमें नमाज हो रही है, उनमें अजान हो रही है, और उनमें निश्चित रूप से आतंकवादी भी आकर ठहरते होंगे, क्योंकि ये मस्जिद का तो इतिहास हमने देख लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये मस्जिदें आप सोचिए कि बड़े-बड़े चौराहों पर बनी हुई हैं, आप कनॉट प्लेस में चले जाइए, चौराहे के बीच में मस्जिद बनी हुई है। ऐसी जो इम्पोर्टेंट जगह है वहां पर ये बनी हुई है। और ये मुहिबुल्लाह नदवी, ये भी तो पार्लियामेंट के पास जो मस्जिद बनी हुई है उसी के इमाम है। उस मस्जिद में आप भूल गए कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी गए थे, बड़ी चर्चा हुई थी, याद कीजिए। तो ये इमाम साहब को क्लीन चिट दे दी जाए सिर्फ इसलिए कि वो सांसद है, ये भी पॉसिबल नहीं लगता इन हालात में। और फिर आप ये सोचिए कि जब से शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज हुई है सुप्रीम कोर्ट से, इस पूरी जमात को मिर्ची लगी हुई है। जेएनयू में क्या तमाशा हुआ था और उसके बाद ये तमाशा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वहीं से सब ये मिर्ची, इनको आशा थी कि छूट जाएगा वो, इनको आशा थी कि एक एसआईआर पर ये कुछ तमाशा खड़ा कर पाएंगे, इनको आशा थी कि सीएए पर सरकार पीछे दब जाएगी, झुक जाएगी, और बहुत सारी इनकी आशाएं धीरे धीरे टूटी हैं। चुनाव में जीत जाएंगे, कुछ इस तरीके की इनकी आशाएं थी। एक एक आशा इनकी टूटती गई है, और ये इमीडिएट कारण निश्चित रूप से उमर खालिद वाला था, क्योंकि अंततः तो आपको सड़क पर आकर दंगे फसाद करना है, देश को एक अराजकता की स्थिति में झोंकना है, उसके ये सारे जो हैं वो टूल हैं। और अगर वो व्यक्ति अगर जेल में बंद है और कोर्ट के आदेश से जेल में बंद है, तो ये इनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि आप कब तक डिफेंड करोगे। अब वही बात है कि अंततः ये खींच जो है निकलेगी, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थानों पर निकलेगी। हमको एक समाज के तौर पर सतर्क रहना होगा, क्योंकि आज सुबह जब मैंने भी मोबाइल उठाया और देखा इस समाचार के बारे में, तो मुझे यही पता चला कि अरे यार, इतने मस्जिद अगर तोड़ दी है तो फिर तो बवाल हो सकता है। क्यों मस्जिद तोड़ दी? क्योंकि ये तो बड़ी पुरानी मस्जिद थी। तो एक व्यक्ति जो, मैं तो उसको इस क्षेत्र को जान रहा हूँ, वहाँ के से अक्सर गुजरता रहता हूँ, और मैंने देखा है कि वहाँ कैसे पिछले वर्षों में निर्माण हुआ है और कैसे बन रहा था। तो मेरे मन में ये भाव आ सकता है, तो किसी के भी भाव आ सकता है। और एक समाज तो हमारे देश में ऐसा है जो परमानेंट भड़कने को तैयार बैठा हुआ, उसको तथ्यों से कोई मतलब नहीं है। वो तो 2 मिनट में पत्थर लेकर सड़कों पर उतर आता है और पुलिस पर पथराव करता है। तो अब वही बात है कि जो डिटरेंस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बनाया, वो डिटरेंस दिल्ली पुलिस बना पाती है कि नहीं बना पाती है। बार बार दिल्ली पुलिस, दिल्ली अगर झुलस रही है, बार बार दिल्ली के छतों पर अगर पत्थर मिल रहे हैं, दिल्ली में आज भी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की जगह जगह ठेले आप देख सकते हैं, 1000 रुपए लेके दिल्ली पुलिस जो है वो कहीं लगवा देती है। तो अगर इस तरीके की समस्याएं आज भी दिल्ली में अगर हैं, तो ये दिल्ली पुलिस गंभीर सवालों के उसमें है कि अंततः घायल तो दिल्ली पुलिस हुई। अंततः जो 2020 के दंगे में जो लोग मारे गए वो दिल्ली पुलिस के जवान थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे। तो इस पूरे चीजों को जो एक कैजुअल तरीका होता है हमारे प्रशासन और तरीका एक सिस्टम का, वो दिल्ली होने के नाते आप जो छूट ले रहे हैं कि राजधानी है, छोड़ो यहाँ पे कुछ मत करो, वरना यहाँ पे कुछ होगा तो इंटरनेशनल मैसेज जाएगा, वो एक डर रहता है। तो वो डर अब आपको छोड़ना पड़ेगा। राजधानी ऐसे नहीं चल सकती, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, राजधानी है।
बिल्कुल ही चल सकती। 2020 से तो सबक लेना ही चाहिए था ना। तब फरवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे थे, तो उमर खालिद और शर्जील इमाम यही तो कह रहे थे कि उनके आने से अगर ये सब करेंगे दिल्ली में, तो इंटरनेशनल लेवल तक ये खबर जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया उस वक्त दिल्ली में डेरा डाले हुए था और उसी दौरान दिल्ली में दंगे भड़के थे। तो क्या हुआ था, पूरी दुनिया में इन दंगों की चर्चा नहीं हुई? और फिर इनके प्रति जो सिंपैथी पैदा हुई, ऐसी सिंपैथी पैदा हुई उमर खालिद के लिए और शर्जील इमाम के लिए कि वो ममदानी चिट्ठियां लिखता फिर रहा है। 8 सांसद है यूएस के जो चिट्ठियां लिखते फिर रहे हैं। देखिए कैसे इनको सिंपैथी मिली। अभी जो 10 लोग पकड़े गए हैं, यकीन मानिए कल सुबह तक इनके पास भी लाखों की फीस लेने वाले वकीलों की एक जमात खड़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो वैसे भी उमर खालिद के बेल एप्लीकेशन पे 1 साल की रोक लग गई है, तो बेरोजगार हो गए हैं वो सारे वकील। अब वो तो उनके लिए नया वकील मिल गया और वो उसका मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन चलिए, देखिए बात सिर्फ जोहरान ममदानी और कांग्रेस के कांग्रेसमैन तक नहीं है। बांग्लादेश की जो आज यूनुस बोल रहा है, या बांग्लादेश की जो सरकार आज बोल रही है, शर्जील इमाम तो वही बातें बोल रहा था ना। शर्जील इमाम की बात क्या थी कि हमको ये चिकन ने काट देना है, इसको अलग कर लेना है। तो वही बात तो बांग्लादेश की सरकार बोल रही है कि 7 सिस्टर्स को हम मिला लेंगे, उसी को अपनी भाषा में बोल रहे हैं। तो ये सबके पीछे जो चलने वाला दिमाग है वो तो कोई और है, जो कहीं और से षड्यंत्र रच रहा है, और ये सारे मोहरे हैं। तो ये कोई षड्यंत्र जो है, ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई एक पागल गया और खड़े होकर कह रहा है कि जब चिकन ने काट देंगे। ऐसा नहीं है, कोई रैंडम नहीं है। ये सब एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का हिस्सा है। ये सब उसी एक तंत्र का हिस्सा है जो आज कोई बात अगर इन्होंने कही, 5 साल बाद अगर वही बात बांग्लादेश का एक तानाशाह कहता है, बांग्लादेश का एक अमेरिका का एक पिट्ठू जो बैठा हुआ है वो कहता है, यूनुस, तो इसका मतलब है कि दोनों में कोई संपर्क था, कोई संबंध था, कोई रिश्ता था। और वो रिश्ता क्या है, वो चीज अब हमको समझनी भी पड़ेगी और कहनी भी पड़ेगी। सर, वो जो नेशनल सिटीजन पार्टी बनी है नई नवेली जिहादियों की बांग्लादेश में, उसका वो जो उस्मान हादी जिसको कुछ अननोन गनमैन ने उड़ा दिया था, वो भी तो यही कह रहा था। एक दिन पहले वो नक्शा लेकर आ गया था ग्रेटर बांग्लादेश का। उसने भी तो इन 7 सिस्टर्स को अलग करने की बात कही थी, वही बात जो शर्जील इमाम ने 2020 में कही थी। तो डीएनए तो एक ही हुआ ना। और डीएनए भी, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों का रिंग मास्टर भी एक है, जो आज ये घुड़की दे रहा है, जो अमेरिकी तंत्र जो भारत को अलग अलग चीजों पर, वो वहीं से आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये ठीक है, इनके मन में तो वो विचार है, लेकिन उस फॉल्ट लाइन को यूज कौन कर रहा है? भारत के जो शत्रु हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शत्रु हैं, जिनको भारत की संपन्नता, भारत के लोगों की सुख शांति जिनको खल रही है, जिनको भारत एक बाजार दिखता है, जिनको दिखता है कि उनका मक्का खाए भारत के लोग, अपना गेहूं चावल जौ छोड़कर वो उनका मक्का खाएं जो जानवरों के लिए होता है, और उनका वो गाय का जो डेयरी प्रोडक्ट है जो वो खरीदे भारत के लोग, जो कि मांस खिलाते हैं जिन गायों को, उन गायों का डेयरी प्रोडक्ट भारत के लोग खाएं। तो ये इस तरीके की एक गुलामी जो है वो एक मतलब अंततः वो अंतिम एजेंडा वही है। पिछले कुछ समय से जो जिस तरीके की बातें हो रही हैं, उनको एक व्यापक परिदृश्य में हम समझेंगे तो हम समझेंगे कि शत्रु कौन है। और ये शत्रु जो है, ये उसके ही भाग हैं, उसके ही भाड़े के टट्टू हैं। इसलिए जो 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 व्यवहार किसी शत्रु के साथ किया जाता है, वही व्यवहार हमको इन पत्थर चलाने वालों के साथ भी करना चाहिए। ये पत्थर चलाने वाले कोई आंदोलनकारी और वो नहीं, इनके घर नहीं टूट रहे थे, ये बारात घर था जिसके अपनी बेटी ब्याहने जाते तो ये उसके लिए भी 20,000 25,000 रुपए इनसे एक दिन का किराया लिया जाता वहां पर। तो ये कोई मुफ्त की सेवा नहीं थी, ये कोई धार्मिक और चैरिटी सर्विस नहीं थी। रामलीला मैदान का एक हिस्सा काट कर और उसमें बारात घर चलाने का आइडिया जो है वो जिनका था, किसी बड़े आदमी का ही होगा, वो किसी बड़े किसी आदमी बढ़िया, का होगा, उसने इनको भड़काया होगा, वही मास्टरमाइंड होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी समझने वाली है चंद्र प्रकाश जी, अदालतें फैसला सुनाती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया, शर्जील इमाम और उमर खालिद के मामले में देश के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। दोनों ही अदालतों के फैसलों के उलट इन्होंने काम किया। आप सोचिए, इन लोगों को अदालतों पर भी भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 5 जो आरोपी थे दिल्ली दंगे के, उनको तो रिहा कर दिया शर्तों के साथ। रिहाई तो उनकी भी नहीं होनी चाहिए थी। देखिए अंततः तो अदालतें ही हैं जो तोड़ी जाएंगी, अदालतों पर ही ये हमला होगा। उनकी समस्या अदालतों से ही है, क्योंकि अदालत की भी एक सीमा होती है। ठीक है, कोई एक जज कोई थोड़ा बहुत अगर इनको लीवरेज दे देता है, कहीं ये कह देता है कि ठीक है
मतलब कुछ छूट दे देता है, ये मानते हुए कि चलो गलती हो गई, क्योंकि वो तो विवेकाधिकार एक जज का होता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि एक पैटर्न पाते हैं, एक षड्यंत्र पाते हैं, कॉन्स्पिरेसी का एंगल पाते हैं, विभिन्न तार जुड़ जाते हैं, विभिन्न तरह के आज के समय में डिजिटल प्रूफ होते हैं, आपके एक एक जगह पे सीसीटीवी कैमरा होते हैं, आपके मोबाइल की लोकेशन डिजिटल लोकेशन होती है, तो इस जमाने में अब वो बचकर निकल जाना इतना सरल नहीं है, साइंटिफिकली अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो अब क्या होता है कि भाई कोर्ट तो अंततः जज तो कानून से बंधा हुआ है, जज कोई अपनी विम्स एंड फैंसीज पे तो सजा आपको या छोड़ तो देगा नहीं, अंततः अगर आप उसमें दोषी हो तो दोषी हो, और दोषी होने की जो सजा है वो कानून की किताब में लिखी हुई है, जो एक पॉकेट बुक राहुल गांधी लेके घूमते हैं लाल रंग की, जिसमें पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन कहते हैं तो उसी से प्रिस्क्राइब होने वाले जो भारत का सब जो आपराधिक कानून है उससे ही तो वो सारी सजाएं तय हुई हैं, और वो संसद ने देश की तय की हैं, संसद ने तय की हैं, मतलब देश की जनता ने तय की हैं, देश के लोकतंत्र ने तय की हैं वो सजाएं। तो वो सजाएं ना होने पाए, इसी से तो सारा समस्या है। अंततः उनको अदालतों को भी तो थ्रेटन करना है। तो थ्रेटन करने का तरीका जो है, जब एक उसने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं रहा, ये जब बात बोली वो मौलाना ने, उस मदनी ने, जो छोटा मदनी, तो जब वो कह रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा, तो ये बात बहुत गंभीर थी। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था, देश की सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए था। चूंकि वो मौलाना है इसलिए वो बोलकर निकल गया। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है कि वो तय करेगा कि कौन देशद्रोही है कौन देशद्रोही नहीं है। ये बात कही प्रियंका वाड्रा ने अपने राहुल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को और सुप्रीम कोर्ट के जज को धमकाते हुए। तो ये बार बार ये घटनाएं हो रही हैं। देखिए, कोई छोटा मोटा व्यक्ति बोलता है कोई बात नहीं, क्योंकि उतना अधिकार है, कोई मीडिया हाउस बोलता है वो भी चल जाता है, क्योंकि ठीक है वो एक उसके अंदर कवर होता है। लेकिन ये जो लोग कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको सोच समझकर बोलना होता है। कितनी एडवर्स निर्णय आए नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कोर्ट से, कितने सारे आए जो कि सरकार के लिए बड़ी कठिनाई डालने वाले थे कई बारी। लेकिन सरकार ने कभी ये तो नहीं कहा ना कि हम कौन होती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो मानसिकता कांग्रेस के अंदर है, वही मानसिकता वो अपने वोट बैंक के अंदर भी इंड्यूस करने में सफल रही है। और आज इसीलिए अगर दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को जब इंप्लीमेंट कराया जाता है तो पत्थर चलते हैं, तो वो उसके पीछे वही मानसिकता रही है, क्योंकि उनको एक स्पेशल चाइल्ड बना के रखा गया था, उनको ऐसा बच्चा बना के रखा गया था जिसकी हर शरारतें क्या कहें, हर उदंडताएं और हर हिमाकत जो है वो देश सहने के लिए विवश है। वो आतंकवादी हमले करें तो वो सोनिया गांधी रो पड़ती थी, वो कोई कहीं अवैध कब्जा करें तो ये उनका पहला अधिकार है देश के संसाधनों पर। तो जब तक ये मानसिकता भारत को रूल कर रही थी तब तक ये सब चल रहा था। उनको भी समझना पड़ेगा, जो वो योगी जी ने कहा था कि एक मौलाना भूल गया, तो वो मौलाना ही नहीं भूला, उस मौलाना की पूरी कम्युनिटी भूली हुई है कि अब देश में हवा बदल चुकी है, जनता भी बदल चुकी है। नेता तो बाद में बदलता है, पहले जनता से बदलाव शुरू होता है। और आज ये तुर्कमान गेट का जो पूरा विषय है, ये जनता की जागृति का विषय है कि एक व्यक्ति खड़ा होता है, उसके पीछे एक पूरी संस्था खड़ा होती है, और लोग जाते हैं कोर्ट में लड़ते हैं और लड़कर आपको हराते हैं, कागजों पर आपको हराते हैं। तो ये लड़ाई अब जगह जगह खुलेगी, जगह जगह जो जगह आपके अवैध कब्जे हैं उनमें खुलेगी। अब आपको तय करना है कि आप कानून के साथ चलने को हो, या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इन नेताओं के जो अपने एक पार्षद नहीं जिता पाते हैं उनके भरोसे आपको बैठे रहना है। और प्रीत सिरोही नाम का वो शख्स है जिसने ये बीड़ा उठाया है, जगह जगह अदालतों में वो केस लड़ रहे हैं, उन्हीं ने ये केस लड़ा, उनकी टीम ने ये केस लड़ा, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात ये सामने आ रही, जो घायल पुलिसकर्मी है इस पूरे पथराव में, उनका ही कहना है कि बुजुर्ग लोग युवाओं को भड़का रहे थे, नारे लग रहे थे वहां पर, वो नारे तकबीर लग रहा था, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। और जो यूथ है वो 17 साल से 30 साल की उम्र के बीच के लोग हैं। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग है वही सबसे पहले कटघरे में खड़े होने चाहिए ना, डंडा तो उन पर चलना चाहिए अगर वो भड़काऊ बातें कर रहे थे। देखिए, दिल्ली में आपको याद होगा जो शाहीन बाग जो दंगे हुए थे, उससे पहले जब शाहीन बाग में इन लोगों ने दंगा किया था, आसपास के अपोलो और सरिता विहार के सामने के क्षेत्रों में जो दंगे वहां पर हुए थे, तो उसमें भी पूरे जो फोटो चित्र आए थे वो सारे के सारे जो बसें जलाते हुए सारे बुजुर्ग थे। तो ये तो एक समुदाय है जिसके बुजुर्गों और बच्चों और महिलाओं में भी कट्टरता है। और वो दादियां CAA के नाम पर जो शाहीन बाग की सड़कों पर दादियां नानियां बैठी हुई थी, वो भी तो यही थी।
हाँ, वो भी, और पूरा मतलब एक चित्र बनाया गया था, और इसको मीडिया जो है कवर फायर देता है। भारत का मीडिया कवर फायर देता है उनको एक निर्दोष की तरह से, क्योंकि अगर वो बुजुर्ग में से दो की टांग टूट जाती है अगर उस पूरे पुलिस की कार्रवाई में, पुलिस ने तो बहुत धैर्य दिखाया, पुलिस ने केवल ध्यान पकड़ने पे था दंगाइयों को। लेकिन अगर मान लीजिए कि पुलिस ने अगर उसी तरीके से धुलाई की होती जिसके लिए कानून में डिजर्व किया, मतलब उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड है, क्योंकि अगर आप पुलिस पर हमला कर रहे हो तो आप स्टेट पर हमला कर रहे हो, और उसके बाद पुलिस कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। पुलिस ने तो केवल पकड़ने, मतलब एक बुनियादी बल प्रयोग भी नहीं किया। आप चित्रों को देखिए तो पुलिस खदेड़ रही है, लाठी भांज रही है, लेकिन लाठी चला नहीं रही है, उनके शरीर पर लाठी पड़ते, वरना ये बुजुर्गों में से दो की अगर टांगे टूट जाती, दो को अगर पुलिस ने ढंग से दबोच लिया होता, तो आज ये उसी को चित्रों को दिखा दिखाकर ये लोग विक्टिम प्ले कर रहे होते, दादियां हो जाती, दादा हो जाते, और ये बताया जाता कि ये तो फलाने हेडमास्टर हैं और ढिमकाने जो है, यही मीडिया करता भारत का, और हम लोग उसको देखकर द्रवित हो जाते। हम बहुत सारे, हाँ, जैसे ये जो आपने चित्र दिखाया, ये तो खैर द वायर है, वायर तो लायर के तौर पे मशहूर है, और इसका कि भाई वो हिस्टोरियन है, लेकिन ये उमर खालिद को हिस्टोरियन बताने और जेएनयू छात्र बताने और स्कॉलर बताने का चलन तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस और ये सारे कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि ये सब आज भी उसको, जबकि उसके खिलाफ एक टेरर की चार्जशीट, यूएपीए में आतंकवादी की ही तो चार्जशीट होती है, तो यूएपीए में जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट है, उसको आज भी दिल्ली का मीडिया बहुत ही निर्लज्जता और बहुत ही बेशर्मी के साथ उसको जेएनयू स्कॉलर लिखता है। आज भी शर्जील इमाम जो है वो एक्टिविस्ट है, वो एक टेरर एक्यूज नहीं है, वो एक आईआईटीएन है, एक जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसको आईआईटीएन बता रहा है। उमर खालिद जो है वो हिस्टोरियन बताया जा रहा है, और इसमें आगे देखिए, हिज कंटिन्यूड इम्प्रिजनमेंट इज अ लॉस टू द एकेडमिक वर्ल्ड। कौन सी एकेडमिक वर्ल्ड को लॉस है? ये देखिए, ये एकेडमिक वर्ल्ड को सच में लॉस है, क्योंकि जो इनके चाचा, इनके दादा जो हैं वो एक इरफान हबीब, तो वो जिस तरीके की हिस्ट्री, और ये रोमिला थापर, ये इन फर्जी अफवाहबाजों ने और दंगाइयों ने तो अलग किस्म के जो इतिहास लिखा, वो भी तो एक तरह का, और ये भी वही इतिहास लिखने के मंसूबे लेकर ये पाला और पोसा और मुटाया जा रहा था। ये बेचारा कर नहीं पाया, वरना अगर ये इस देश में हवा ना बदलती और सत्ता परिवर्तन ना होता, तो ये हमारा एमिनेंट हिस्टोरियन होता, हम लोग इसकी किताबें पढ़ते। हमारे बच्चे जो हैं इसी का पढ़ाया पढ़ के और बड़े होते, और अपने देश को गाली देते और कहते कि जी हमारा देश तो बड़ा ही खराब देश है, और यहाँ पे तो हिंदुओं ने जो है मुसलमानों पर अत्याचार किया, और अकबर जो है वो दयालु था, महान था, और औरंगजेब जो है टोपियां सिलता था। यही तो लोग बताते थे ना हमें। हमने यही पढ़ा है, टोपियां सिलता था। हमने पढ़ा, देखो कितना बड़ा राजा था कि टोपियां सिल सिल के अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाता था। ये हमारी किताबों में था। हाँ, तो ये आगे नहीं अब हो पाएगा, बेचारा जेल चला गया। आप सोचिए कि इतना बड़ा हिस्टोरियन जेल चला गया, तो एकेडमिक लॉस तो है ना। और वो फिर वो जो एक शेरवानी है, उनको भी बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके आजकल वीडियो चल रहे हैं कि कब तक मुस्लिम सहेगा, इस देश में वो मुसलमान होने की सह सहेगा। इस तरह की नहीं, बातें करी। कितनी बेचारी ममतानी से मिलने के लिए गई थी न्यूयॉर्क, बता रही थी कि मैं तो महीने भर से टाइम मांगती रही, मुझे नहीं मिला, लेकिन उमर खालिद के माता पिता को मिल गया। हर रोज नया जख्म, तो ममदानी ने भी एक जख्म दे दिया उनको, उन्होंने एक ट्वीट किया था, हर रोज नया जख्म। तो वो तो हम लोगों की मतलब सहकर्मी रही हैं, आपकी भी रही होंगी, तो आप तो जानती ही होंगी कि आप जिस संस्थान में थी, वहाँ के मित्र मेरे बताया करते थे कि उस जमाने में वो जो सस्ती शेरवानी जी हैं, वो लादेन उस जमाने में बड़ा मोस्ट वांटेड हुआ करता था, तो अमेरिका जो है उसके लिए ऑपरेशन चलाया करता था, तोरा बोरा की गुफाओं में बम फटका करता था। तो उस जमाने में ये कहती थी कि लादेन से शादी करनी है उनको, उस जमाने में उनका क्रश था लादेन। भारतीय न्यूज चैनल के ये सबने सुना है, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि कोई छुपी छुपी कहीं अपने अरमान उन्होंने बताए हों। वो उस संस्थान में थी, एनडीटीवी में। मेरे नहीं नहीं संस्थान में मेरे टाइम में नहीं रही आज तक, में मुझे नहीं याद। नहीं, सहारा में। सहारा में, अच्छा सहारा में होंगी, पर मेरे टाइम में नहीं थी। नहीं, उस बहुत पहले वहां से पहले। एनडीटीवी में आई थी, और वहां से जब वो एनडीटीवी में आई थी तो भी इन्होंने, जब मोहनचंद शर्मा वाला जो घटना हुई थी, जो बटला हाउस का जो कांड हुआ था, उस समय ये लोगों ने सोचा कि भाई हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति है जो उसके पास ही उसका ड्रॉप चुकी उनकी जाती थी, मतलब तब तो ये एक सामान्य पत्रकार थी। आज सोचे कि जा जाके महीनों भर अगर अमेरिका में रह रही हैं, तो कौन इनको पैसे दे रहा है, कहाँ से इनके पास पैसे आ रहे हैं, पत्रकारिता के पेशे में इतना पैसा कहाँ से है। ये भी एक अपने आप में सोचने की बात है कि आप क्या अमेरिका जाकर 50 दिन रह सकती हैं।
मतलब उतने दिन में तो बिक जाएगा आपका पूरा घर और पूरा सारी व्यवस्था। तो ये मोहतरमा जो है वो बटला हाउस की बिल्कुल गलियों में, क्योंकि मैं भी नोएडा में रहता था और जब अर्चना कॉम्प्लेक्स से जीके से आती थी हमारी गाड़ी, तो पहले इनको महिला होने के नाते पहली ड्रॉपिंग इनकी होती थी। तो बटला हाउस की गलियों में दूर तक गाड़ी जाती थी और जाकर बहुत अंदर जाकर गाड़ी इन रुकती थी और इनको छोड़कर, चूंकि दरवाजे तक छोड़ना जरूरी होता था, तो ये वहां छूटती थी। फिर उसके बाद हम लोग रात को किसी तरीके से गिरते पड़ते घर पहुंचते थे। तो जब क्या हुआ था कि जब वो एनकाउंटर हुआ था, पटला हाउस से भी काफी दूर इनका घर था, तो इनको फोन किया गया कि भाई वहां पे ऐसी ऐसी खबर आ रही है, आप उस पर कुछ फोनो दे दीजिए। फोनो मतलब फोन पे जो इंटरव्यू, फोन पे ताजा, अभी रिपोर्टर वगैरह पहुंच रहे थे, पहुंचे नहीं थे। तो ये शेरवानी जी ने वहां पर जो फोनो दिया था, वो फोनो बीच में काटना पड़ा था। लगभग कम से कम 5 से 6 मिनट तक तो वो कंटिन्यूअस ऑन एयर गया था एनडीटीवी इंडिया पे, उसके बाद उसको बीच में अब्रप्टली काटना पड़ा था। उस दौरान उन्होंने जो जो कुछ बोला था, अगर वो आज का जमाना होता तो पुलिस को उनको अरेस्ट करना पड़ता। वो आतंकवादियों की तरफ से बोले कि पुलिस वाले बटला हाउस में बच्चे रहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे, उनको खींच खींच कर सड़कों पर गोली मारी जा रही है, अब तक इतनी लाशें बिछा चुके हैं, पुलिस वाले सादी वर्दी में आए। ये फोनों में एनडीटीवी इंडिया पर उस जमाने में चला था, क्योंकि उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था, सीधे फीड जो थी उस पर नहीं चली जाती थी। और तो ये इस स्तर के जिहादी मानसिकता जो है इनकी आज से नहीं, तब से है, जब कुछ नहीं था, जब इनकी सरकार थी, जब नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लोग जानते थे, जब संघ और भाजपा जो है डरे डरे रहते थे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर आतंकवाद के आरोप लगा रखे थे सरकार ने। तो उस जमाने में ये सब हो रहा था। और ये सस्ती शेरवानी, अब इनका जख्म जो है, अब क्या कहें, इनके जख्मों का तो कोई इलाज है नहीं। आज इनको तुर्कमान वाले हादसे में फिर से एक नया जख्म मिल गया होगा, एक नया वीडियो बना रही होंगी इस वक्त। लेकिन नदवी का नाम इस मामले में आ रहा है तुर्कमान में, और समाजवादी पार्टी भी ऐसा लग रहा है फंसने वाली है, क्योंकि जो यूथ जिनको भड़काया गया है उनको भड़काने वाले बुजुर्ग थे, मुल्ला मौलवी भी हो सकते हैं, और ये इमाम है भाई पार्लियामेंट वाली मस्जिद के। तो अब देखते हैं सर इस मामले में और क्या क्या गिरफ्तारियां होती हैं, मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाता है या नहीं। और दिल्ली पुलिस जो है वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंडर आती है, अमित शाह के अंडर आती है, तो उनको भी योगी जी से सबक लेना ही पड़ेगा। जो जिस तरह से सुताई शांति दूतों की उत्तर प्रदेश में होती है, वैसी सुताई यहां पर भी करने की जरूरत है, ताकि नजीर बने, अगली बार कोई पुलिस कर्मियों पर इस तरह से पथराव ना करे। कई पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए हैं। आपने चंद्र प्रकाश जी समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।